हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम कक्षा 12वीं जो यूपी बोर्ड है आपका, जो चैप्टर 3 है बंधुत्व जाति तथा वर्ग करके जो आपका चैप्टर है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ये जो है आपका पाठ 8। अब तक टोटल हमने 7 पाठ को हमने करवा लिया। देखिए ये जो चैप्टर है ना, आज इसका लास्ट पार्ट है और मात्र 10 मिनट में ही ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। मैंने कहा कि 10 मिनट में चैप्टर में 10 मिनट के लिए वीडियो क्यों बना, और आपका भी जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा कि ठीक है 10 मिनट में ये चैप्टर जो है ये समाप्त कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो आपका जो चौथा जो चैप्टर है, जिसको विचारक इमारत नाम की जो चैप्टर है, ठीक है, 4th चैप्टर है, उसके बारे में क्या करेंगे हम, विश्वास विचारक एवं इमारतें करके जो चैप्टर है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे। देखने से मेरा मतलब है जानने का प्रयास करेंगे कि जो चौथा चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास आपका जो है, जिसको जो आपकी पुस्तक है जिसे प्राचीन इतिहास के कुछ विषय करके जो नाम का जो आप चैप्टर है वो देखेंगे वो कितना इम्पोर्टेंट है। और मैं हमेशा आपको बताते आया हूँ जो प्राचीन भारत का इतिहास में आपके टोटल 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर में से जो पहला व तीसरा है इम्पोर्टेंट है। स्पेलिंग पर मत जाइएगा, आप ऐसे समझिएगा। जबकि वहीं पर दूसरा व चौथा उतना इम्पोर्टेंट नहीं। अगर आप इसको थोड़ा बहुत स्किप कर दें या कम ही पढ़ें तो चलेगा, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, पहले दिन से मैं करता आ रहा हूँ। और मैं किस आधार पर कह सकता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, ये उतना नहीं है, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स प्रश्न पत्र देखें, यानी पिछले वर्ष के जो हमारे 5 साल के जो प्रश्न हैं, जो यूपी बोर्ड में जितने भी मॉडल का पेपर उठा लें तो आपको अधिकांशतः प्रश्न पहले व तीसरे चैप्टर से ही देखने को मिलेंगे, ना कि दूसरे व चौथे चैप्टर से मिलेंगे, लेकिन बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलते हैं। इसमें हर तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, प्रशासन पर। और हर मॉडल पेपर कहीं ना कहीं इन दोनों चैप्टर से प्रश्न उठाता है। मान लीजिए कोई एडी नाम का मॉडल पेपर है, उसने मान लीजिए तीसरा से बना लिया, ठीक है, नहीं अब अगले साल वो तीसरे से बनाएगा तो पहले से बना लेगा। यानी किसी न किसी चैप्टर से कोई ना कोई टॉपिक हर मॉडल पेपर उठाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता पहला तीसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जबकि उसके तुलना में दूसरा व चौथा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये सवाल आता है कि जब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या पढ़ें या हम छोड़ सकते हैं इसे। तो मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं, कुछ चीज़ों को क्या हम छोड़ सकते हैं, कुछ चीज़ों को क्या छोड़ सकते हैं। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी वंश के बारे में विस्तार से बात नहीं करेंगे, यानी बहुत विस्तार से नहीं बात करेंगे। जैसे इसमें सातवाहन वंश है, ठीक है, थोड़ा सा 2-2.5 शब्द विस्तार में बात कर लिए, कुछ लिख लिए, कुछ जान लिए। लेकिन यहीं पर बहुत सारे छोटे मोटे वंश हैं, जैसे शुंग वंश हुआ, अन्य वंश हो गए। इस तरह के वंशों के बारे में क्या ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो आपका जो तीसरा जो देखिए जो चैप्टर है ना, इसको हम अपनी आसान भाषा में कोई भी इतिहास का टीचर यदि पढ़ाए तो जो चैप्टर उसे हम क्या मौर्य मौर्य मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। इसको क्या हम मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं, जो आपका 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक, यानी 300 ईस्वी तक था। यानी ये जो आपका जो समय था ना, ये 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक ये आपका समय था लगभग। इसमें हमें क्या 500 साल के बारे में हम पढ़ना है। तो 500 साल में क्या हुआ, ये जो समय था ना, जो मौर्यों का पतन हुआ, जो मौर्य साम्राज्य का समाप्त हुआ, एक तरह से साम्राज्य गया, तो क्या हुआ, तो ये जो पूरा भारत जो आपका रहा, ये भारत का कई सारे टुकड़ों में बटा, इस पर धीरे धीरे कई सारे शासकों का शासन हुआ, जैसे ये मैं मैप बना दूं, ये आप एग्जांपल तो कुछ समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका भारत है, मान लीजिए भारत है। जब भारत ये आपका जो है, मान लीजिए आपका भारत, आप सपोज कर लीजिए, अब जब आपका ये जो भारत है, तो जब मौर्यों का जब साम्राज्य का जब अंत हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 500 साल तक भारत में इतना अखंड मौर्यों की तरह कोई क्या अखंड साम्राज्य कोई सत्ता नहीं आ पाए।
और 500 साल तक यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक बहुत सारे छोटे छोटे शासकों ने शासन किया। तो इसमें हम क्या करेंगे, उन 500 वर्षों में जितने भी वंश रहे, जितने भी शासक वंश रहे, उनके बारे में एक संक्षिप्त 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 बोले तो 200 शब्दों में या 300 शब्दों में कुछ जानकारी हम जानेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे कोई फैक्ट हो गया, डाटा होगा, इन सब चीज़ों को देख लेंगे। और कॉन्सेप्ट जैसा कोई चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट जैसा कोई चीज़ क्या है इसमें नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे वंश आएंगे जैसे आपको कनिष्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो इसके बारे में जान लें, ठीक है। सातवाहनों के बारे में जो हो गया, कनिष्क आपका हो गया, इन सब के बारे में क्या थोड़ा सा हम क्या पढ़ लेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, जिसमें से मैं कहूँगा इसमें से कुछ चीज़ों को हम छोड़ भी दें तो भी उतना क्या हमारा नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में जो आपका जो चौथा चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, इसके बारे में क्या हम जो है पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने ये चैप्टर 3 जो बंधुत्व जाति तथा वर्ग करके जो आपका जो चैप्टर में एक टॉपिक छूट गया था मूर्तिकला, उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इन दोनों से पहले मैं आप लोग का जो लाइव जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनका मैं कमेंट पढ़ लूँ, ठीक है। कमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। चलिए ठीक है, चलिए कोई बच्चा हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ा है, कमेंट नहीं, कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब इस चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसा कि कल का जो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें क्या मूर्तिकला हम छूट गया था, तो मूर्तिकला के बारे में पढ़ लें। देखिए मौर्य काल में दो तरह के मूर्तिकला पाए गए, एक राजकीय मूर्तिकला, एक लोक मूर्तिकला। आप एक सेकंड कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या दो तरह की क्या मूर्तिकला पाए गए, एक राजकीय मूर्तिकला, एक क्या लोक मूर्तिकला इस पाए गए हैं, ठीक है। तो दो तरह की क्या इसमें मूर्तिकला की जानकारी मिलती है, एक लोक मूर्तिकला हो गया, एक राज्य मूर्तिकला। अब सवाल उठता है कि ये लोक और राज्य मूर्तिकला क्या है, इसके बारे में जरा आप कुछ बताइए। देखिए जो राज्य मूर्तिकला होते थे, कुछ ऐसे मूर्तियां हो गए, कुछ ऐसे इमारत हो गए जो क्या जो राज्य सरकार क्या राज्य सरकार का मतलब है उसमें जो राज्य थे, जो प्रशासन के लोग होते थे वो बनवाते थे। जबकि जो लोक मूर्तिकला में जो शासक वर्ग होते थे वो क्या करते थे, उस मूर्तियों को क्या उनको जो है मूर्तियों को बनाते थे। तो देर न करते इसके बारे में भी हम एक संक्षिप्त जानकारी ले लें, एक परिचय ले लें, पढ़ लें कि लोक मूर्तिकला राज्य मूर्तिकला क्या होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं डाल दूँ मौर्यकालीन मूर्तिकला, मौर्यकालीन मूर्ति कला, एक है राज्य मूर्ति कला, दूसरा वाला लोक मूर्ति कला, लोक मूर्ति कला, ठीक है। ये सर्वाधिक हमें मिला है, यानी इसकी संख्या अधिक है, यानी क्या अधिक मात्रा में यह हमें मिला है। यह राज्य द्वारा बनाया जाता है, जैसे चंद्रगुप्त हो गए, अशोक हो गए, या इनके अन्य जो लोग हो गए, अन्य शासक हो गए, इनके द्वारा क्या इन मूर्तियों को क्या बनाया जाता था। अब जानते हैं कि ये जो मूर्ति थे इनको बनाने का क्या कारण रहा होगा, इसका उद्देश्य क्या रहा। देखिए समानतः मौर्यों में दो प्रकार की मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, राज्य के द्वारा निर्मित एवं आम लोगों के द्वारा निर्मित मूर्तियां, ठीक है। अब राजकीय मूर्ति पत्थरों से निर्मित होती है और इसके साक्ष्य हमें अशोक स्तंभ लेखों एवं शिलालेखों से प्राप्त होता है। यानी आप जानते हैं कि इसको निर्माण क्यों कराया जाता था, निर्माण क्यों। देखिए जो अशोक थे वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया, उनके उपदेशों का प्रचार हो गया, या अन्य चीज़ों का जो कहीं ना कहीं
अशोक ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था तो उनके बड़े पैमाने पर उन चीज़ों का प्रचार करते थे। इसके लिए बड़े पैमाने पर लोगों को संदेश देने के लिए, लोगों को शिक्षाएं देने के लिए बड़े पैमाने क्या करते थे, मूर्तियाँ का क्या वह निर्माण करवाते थे, अशोक करवाते थे। और वो निर्माण करवाते थे अशोक। तो हमें इसकी जानकारी कैसे मिलती है, हमको कैसे पता चलता है कि अशोक क्या करते हैं, इन मूर्तियों का निर्माण करते हैं। उस समय भी मूर्तियों का निर्माण होता था। तो हमें इसका जो साक्ष्य है अशोक स्तंभ के हो गया, अशोक स्तंभ के लेखों से हो गया। जैसे अशोक स्तंभ था ना, तो इसमें कुछ लेख लिखे जाते थे, उससे पता चलता तो उस समय मूर्ति निर्माण की परंपरा रही थी। कुछ शिलालेख हो गए, उससे भी प्राप्त होता है। जैसे सारनाथ में सांची के स्तंभ से शीर्ष पर 4 सिंह की मूर्तियां बनी है, जबकि रामपुर व बैल की मूर्ति और धौली में एक कलश पर हाथी की मूर्ति मिली हुई है। इन मूर्तियों का शरीफस अनुपात मांसपेशियों का उभार है। यानी मूर्तियां हुबहू ऐसे बनाए जाते हैं जो देखने में लगे कि एकदम वास्तविक है, रियल है। जबकि जो लोक मूर्तियां थे, लोक यानी आम लोगों द्वारा जो मूर्तियां थी, ये मूर्तियां क्या लोग अब वैसे ही बनाते अपने पूजा पाठ, विश्वास, धर्म, इस तरह की चीज़ों के लिए क्या करते हैं, सामान्यतः क्या आम मूर्तियां बनाई जाती थी। आम मूर्तियां मिट्टी को गए, मिट्टी को ज़्यादातर मिट्टी को होती थी, या एक दो पत्थर के थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो हो गया। इस तरह क्या आमतौर पे क्या मूर्तियाँ क्या होती थी। ठीक है, तो इस विशेष को आपको ध्यान रखिए। तो मौर्य काल में 2 तरह की मूर्ति हो गए, लोक राज्य मूर्ति कला, राज्य मूर्तियाँ और लोक मूर्तियाँ यानी आम मूर्तियाँ। इसी के हिसाब से आपका जो यह जो 3rd चैप्टर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग का आपका जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। अब आ जाते हैं विश्वास, विचारक और इमारतें करके जो आपका जो चैप्टर है। इस 4th चैप्टर के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए ये पहला और चौथा मैं हमेशा कहता हूँ ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी इसको हम कुछ पढ़ लेते हैं। और मैं हमेशा फिर आपको बता दूं मैं कैसे कह सकता हूं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं। आप पिछले वर्ष के प्रश्न देखें तो बड़े पैमाने पर क्या यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, पूछा केवल पहला व तीसरा चैप्टर से पूछा जा रहा है। लेकिन फिर भी जो प्रश्न इससे पूछे जाए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं प्रश्न पूछा जाता, पूछा जाता है। जैसे 4 नंबर में, 6 नंबर में, 4-6 नंबर के इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी चैप्टर से अगर 4 से 6 नंबर से पूछा जा रहा है, वहीं कोई चैप्टर जिसे 15 नंबर से पूछा जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, 6 नंबर का सवाल, 15 नंबर के अंक तक का सवाल, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट? दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप 5 स्टार में दे दें, इसको आप 3 स्टार में दे दें। ठीक है, इसको क्या करें, आप 3 स्टार दे दें, इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे चैप्टर जैसे 1 या 2 नंबर के पूछ दिए ना, इतने पूछा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये जो चैप्टर है ये इस वाले में आता है, 3 स्टार वाले में ही आता है। तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट जिससे प्रश्न पूछने की संभावना है या प्रश्न पूछता आ रहा है उनके बारे में लिख लेते हैं, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े कि सभी चीज़ों को ही पढ़ के जाना पड़ेगा। तो मैं डाल दूँ अध्याय 4 विचार, विश्वास, विश्वास, विचार, इमारतें। ये जो है आपका क्या इमारतें, ये क्या आपका चैप्टर। अब सवाल उठता है इसमें क्या पढ़ें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या ना पढ़ें। अब आप लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या ना पढ़ें, ये जो है ना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी क्या ना पढ़ें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए इस चैप्टर में पढ़ोगे तो बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। आपको इस चैप्टर में लगभग 500 साल का आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। 500 साल में अनेकों शासकों का, अनेकों वंशों का शासन हुआ, सभी को नहीं पढ़ सकते। आप सोचो कि मैं शुंगों के बारे में पढ़ूँ, इंडियन नारियों के बारे में पढ़ूँ, सातवाहनों के बारे में पढ़ूँ, फिर इक्ष्वाकु वंश के बारे में पढ़ूँ, वाक्य वंश के बारे में पढ़ूँ, सभी वंशों के बारे में पढ़ूँ तो आप नहीं हो पाएगा। सभी वंशों के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ें तो विस्तार से पढ़ने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ना विस्तार से पढ़ेंगे फिर कुछ होगा नहीं। अब पेपर में उतना ज़्यादा उनसे पूछेगा भी नहीं। इसके लिए मैं कहूँगा आप 5 साल क्या आप 10 साल का प्रश्न उठा देख लीजिए, नहीं पूछेगा। तो जो वंश के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में जितना ही पूछा जा रहा है, इसलिए
हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे कैसे, अब इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं मैप के थ्रू से अगर आपको बताना चाहूँ तो आप सबको मालूम ही है कि जो हमारा भारत है, ये एक प्राचीन भारत में जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो जो हमारा भारत, इस भारत में कई सारे क्या साम्राज्यों का उदय हुआ। सभी ने इच्छा थी कि मौर्यों की तरह क्या एक विशाल साम्राज्य की क्या स्थापना करें, लेकिन सफलता बहुत ही कमों को ही क्या, इसमें बहुत कम लोगों को ही क्या इसमें यह सफलता मिली। तो आप एग्जाम्पल तौर पे आप ऐसा देखें, देखिए मान लीजिए भारत, आप समझ लिए बुरा मत मानिए, मान लीजिए अपना ये भारत है, तो हम क्या करेंगे, जब ये चैप्टर जब पढ़ेंगे जिसमें 500 साल का हम इतिहास पढ़ना रहेगा, तो हम उत्तर भारत के ऊपर पढ़ेंगे कि इन उत्तर भारत में किस साम्राज्य का शासन रहा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है हमारे ये वाला जो क्षेत्र रहा, ये दक्षिण भारत का इसको देखेंगे। फिर ये वाला जो हमारा क्षेत्र है जिसे हम सुदूर दक्षिण करते हैं, सुदूर दक्षिण का ये इलाका एकदम ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो हमारा आता है ये किस में आता है, ये वाला, ये हमारा कहीं ना कहीं आता है, ये हमारा दक्षिण भारत में। और ये वाला जो इतना जो आपका ये जो क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र जो आता आ जाता है उत्तर भारत में, जबकि ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी भारत में आता है, उत्तर पूर्वी भारत में आपका आता है, उत्तर पूर्वी भारत में ये क्षेत्र आ जाता है। यानी इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा उत्तर भारत है, उत्तर पूर्वी भारत है, दक्षिण भारत है, दक्षिण सुदूर भारत है या उत्तर पश्चिम भारत है, इन सभी के बारे में क्या एक सीक्वेंस है कुछ इस तरीके से क्या हम पढ़ेंगे। इधर का एक क्षेत्र पढ़ लिए, फिर इधर पढ़ लिए, फिर इधर और इधर, क्रम से 1 2 3 4, इस तरह से क्या हम चीज़ों को भारत को पढ़ेंगे। और इसमें से देखेंगे क्या चीज़ें कितना इम्पोर्टेंट है। और फिर हमेशा की तरह हम इसमें इस वाले चैप्टर में जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम राजनीति के बारे में नहीं देखेंगे, समाज के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखेंगे, और अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखेंगे। हाँ, इनसे जुड़ा हुआ यदि कोई फैक्ट है, डाटा है या कोई कंसेप्ट है तो उनको हम देख लेंगे। इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, हम एकदम लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे। तो मैं पहले बता दूं, जब मौर्यों का अंत हुआ तो मौर्यों के बाद जो मौर्योत्तर काल रहा है ये 500 साल का रहा है। इस 500 साल में क्या हुआ, बहुत सारे शासकों का शासन हुआ। अगर मैं नाम पढ़ के बताऊं तो नाम पढ़ के आप देख सकते हैं, बहुत सारे शासन हुए। जैसे शुंग आए, पार्थियन आए, गोडोफनिस शासक आए, कुषाण आए, और उसके बाद कुषाण आए, आपके कवक वंश आए, ठीक है। फिर सातवाहन आए, इक्ष्वाकु वंश आए, फिर वाक वंश आए, ठीक है, चेर वंश आए, फिर पांड्य वंश आए, चोल वंश आए, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बाद इतने सारे क्या वंश आए, तो सभी वंश इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन जो क्रम से जो जितना इंपॉर्टेंट उसको उतना उसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि कोई भी एमसीक्यू, कोई भी फैक्ट, कुछ भी अगर चीज़ें पूछ दें तो आप इस स्थिति में रहे कि आप उसके बारे में कुछ ना कुछ आप लिख देंगे। तो इसी के हिसाब से आप हेडिंग डाल सकते हैं कि राजनीतिक परिचय, एक राजनीतिक परिचय लेते हैं कि मौर्य के साम्राज्य के पतन के बाद जो हमारा अखंड भारत रहा ये कैसे टूटा, कई सारे साम्राज्य में किस तरह से ये बटा। ये जो चैप्टर है आपका क्या इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो उतना नहीं है तीसरे चैप्टर की तुलना में, लेकिन फिर भी जो इम्पॉर्टेंट उन सभी चीज़ों को क्या पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें एक राजनीतिक परिचय लेते हैं और ये कारण जानेंगे कि आखिर मौर्य का पतन कैसे हुआ। पतन का मतलब है मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, उसकी जगह दूसरों ने कैसे लिया। आप एक क्या आप इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देर न करते हुए आप कॉपी पेन ले लें और प्रयास करें इसको नोट करने के लिए, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट आप करके बताइएगा। यदि किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट है, यदि कोई चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो, तो चलिए राजनीतिक परिचय आप ऐसा जो है राजनीतिक परिचय आप डाल दीजिए। राजनीतिक परिचय की मैं अगर बात करें तो विदेशी राजवंश इंडो ग्रीक, यानी एक विदेशी राजवंश है जिनका नाम था इंडो ग्रीक। इन्होंने क्या किया था, जब मौर्यों का जब पतन हुआ तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक, ये समय इनका बता रहा है, 200 ईसा पूर्व से लेके 100 ईसा पूर्व, यानी जो आपका 100 साल था जब इनका पतन हुआ। जब मौर्यों का पतन हुआ तो क्या हुआ, सबसे पहले जो इंडो ग्रीक थे यानी इंडो ग्रीक, इन्होंने भारत में सर्वप्रथम क्या आक्रमण किया। यानी मौर्य के पतन के पश्चात सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण इन्होंने ही किया। जब तक अशोक का शासन रहा, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा, तब तक क्या था,
शासक था तब तक आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि जो चाणक्य थे उनकी चाणक्य कुछ नीति थी, चाणक्य की कुछ ऐसी नीति थी जो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार इस मानते रहे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या जो अशोक रहे उनके वंश मानते रहे। जैसे चाणक्य का ये कहना था कि कुछ सिद्धांत था, जैसे कि आप ये देख लिए, चाणक्य कहता था कि अपने राज्य में कुछ करो या ना करो, अपने राज्य में सेना सेना और गुप्तचर इस विभाग को पूरी मजबूत करके रखो। यानी कुछ हो या ना हो, सेना को एकदम तैयार करके रखो, सेना को एकदम मजबूत करके रखो, ताकि कभी भी किसी समय आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, हम लड़ सके। दूसरा क्या करता था कि गुप्तचर जो विभाग है उसको एकदम मजबूत करके रखो। गुप्तचर विभाग यानी इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट, जो ब्यूरो है, जैसे भारत में रॉ और आईबी है ना, रॉ हो गया, मैं शॉर्ट में ऐसा लिख रहा हूँ, आईबी हो गया, ये क्या है, डिपार्टमेंट है ना, तो इनकी तरह क्या करो, रॉ हो गया, आईबी हो गया, इन्हीं तरह क्या उस समय भी गुप्तचर विभाग होता है, उसको कहते हैं एकदम मजबूत करके रखो, ताकि पड़ोस में क्या हो रहा है और पड़ोस के पड़ोस में क्या हो रहा है, इन सभी चीज़ों की जानकारी रखो। जैसे कि ठीक है, इन चीज़ों की जानकारी रखो। तो अब तक जितने भी शासन है तो उनके पास सेना, एक विशाल सेना भी रहा, और कहीं ना कहीं जो गुप्तचर विभाग था, इसलिए कोई राजा यदि युद्ध की तैयारी करता भी था भारत में, तो क्या अब तक जितने भी शासक रहे सब क्या उसको भाप लेते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के जितने भी शासक हुए वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक योग्य रहे। लेकिन जब अशोक का देहांत हुआ, दशरथ उनके बेटे का देहांत हुआ, तो अंत में एक शासक हुआ जिसका नाम था मौर्य वंश का बृहद्रथ। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ, इसका एक व्यक्ति उसका बृहद्रथ, अंतिम शासक को था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ के जो सेनापति था जिसका नाम था शुंग, जिसका नाम था क्या, शुंग, इसने क्या किया, इसका जो सेनापति था यानी बृहद्रथ का सेनापति क्या था, शुंग था, इसने क्या किया, बृहद्रथ की हत्या की। और हत्या करने के बाद क्या किया, इसका जो राज्यपाठ है यह हड़प लिया या अपने अधिकार में कर लिया, जो भी आप समझो इसने कर लिया। हत्या करने के बाद क्या ये राजा बन बैठा। तो इसी के बृहद्रथ की हत्या के बाद क्या हुआ, भारत में मौर्य वंश का जो समाप्त हुआ। इसके बाद शुंग ने शुंग वंश की क्या स्थापना, इन शुंगों ने क्या किया, शुंगों ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की क्या, शुंग वंश की क्या स्थापना हो गया। और जब शुंग वंश का स्थापना हुआ तो ये भी काफ़ी समय तक चला। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये नोट कीजिए कि 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व से लेके 100 ईसा पूर्व तक मौर्य के पश्चात सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत में इंडो ग्रीक ने आक्रमण किया। जो भारत है हमारा, तो इंडो ग्रीक का ये जो क्षेत्र है, सबसे पहले आक्रमण इंडो ग्रीक ने किया। अब देखिए फिलिद मिनाडर कौन थे, अब एक नाम लिखिए, मीनाडर, जिनको फिलिद भी कहते थे, फिलिद, ये कौन थे, देखिए मीनाडर फिलिद कौन थे। इनका जो शासन काल है 165 ईसा पूर्व से लेके 145 ईसा पूर्व तक क्या इनका शासन है। अब सवाल होता है ये जो मीनाडर थे, ये जो फिलिद है, ये कौन थे। इनका जो शासन काल ना ये ज़्यादा लंबे तक नहीं चला था, ये मुश्किल से 20 साल तक ही इनका शासन काल चला। लेकिन 20 साल भी चला तो क्या हुआ, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट के रूप में एमसीक्यू के उसको हम पढ़ लेते हैं। जो मिलेगा था ये हमारा जो था, इसका जो शासन काल रहा है 165 ईसा पूर्व से लेके 145 ईसा पूर्व तक इसका क्या शासन, ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा। अब ये देखिए ये कौन थे, देखिए मिलित प्रश्न के भिक्षुक नागसेन और राजा मिलित के बीच वार्तालाप, इसके बारे में जानकारी लीजिए और कुछ चीज़ों के बारे में जान लीजिए। जैसे कि एथियाकूडस ने हेलियोडोस नामक अपने दूत को शुंग शासन के दरबार में भेजा। हेलियोडोरस में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की और पद्म पद्म भागवत की उपाधि धारण की। यानी हेलियोडोरस हेलियोडोरस नाम के एक व्यक्ति था जिसने क्या अपने राजदूत को क्या, हेलियोडोरस ये कौन था, ये देखिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था एथियाडक्स। देखिए मैं नाम लिख दूं पहले, देखिए एटियागडस नामक एक शासक था जिसने क्या किया, हेलियोडोरस 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 नामक क्या राजदूत को, ये क्या एक शासक था और ये क्या था एक
राजदूत था, राजदूत। इसने क्या किया, इसने शुंग वंश जो शुंग वंश था, शुंग वंश के शुंग जो वंश था, शुंग वंश के शासन के दरबार में भेजा। और जब ये आया हेलियोडोरस में, तो एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना, एक क्या गरुड़ स्तंभ की, कुछ इस तरह के एक स्तंभ था, इसकी क्या स्थापना हुई। और जो हेलियोडोरस था, इसने भागवत की क्या, भागवत, परम भागवत की उपाधि धारण की। परम भागवत की उपाधि, परम भागवत की क्या उपाधि इसने क्या धारण की। तो पूछ सकता है परम भागवत की उपाधि किसने धारण की, तो हेलियोडोरस ने परम भागवत की उपाधि धारण की, जो कि अति कार्ड अतिकार्डक्स नामक क्या शासक का क्या ये राजदूत रहा। ठीक है, मध्य से साथ। अब आगे देखिए, सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासन ने सोने के सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। और ये जान लीजिए, जो इंडो ग्रीक जो शासन थे, जो इंडो ग्रीक जिन्होंने क्या किया, ये भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर आक्रमण किया, इन्होंने सर्वप्रथम क्या सोने के सिक्के भारत में क्या सोने के सिक्के भारत में क्या सिक्के जारी किए। अभी आएगा कुछ अपवाद, जिसे कुषाणों ने भी जारी किए। यह बताया जाता है कि सर्वप्रथम भारत में इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन इसके बाद इसके बाद क्या कुषाणों ने भी क्या किया, सोने के सिक्के जारी किए। लेकिन जो कुषाणों ने जो सोने के सिक्के जारी किए, ये इन इंडो ग्रीक की तुलना में ज्यादा योग्य थे, ज्यादा अच्छे थे, ज्यादा क्या थे, टिकाऊ, जो भी कह लें, योग्यता की दृष्टि से ज्यादा जो सिक्के थे वो अच्छे किसके थे, बेहतर किसके थे, कुषाणों के। यानी दो लोगों ने सोने के सिक्के जारी, सर्वप्रथम इंडो ग्रीक ने जारी किए। उत्तर पश्चिम भारत में उनका शासन, तो उत्तर पश्चिम भारत ने किया, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र उधर हो गया। जबकि भारत की ये जो यूपी, बनारस, बिहार, मथुरा, महाराष्ट्र का मालवा तक का जो क्षेत्र रहा, इस क्षेत्र में कुषाणों ने सोने के सिक्के जारी किए। और ये जो सोने के सिक्के जारी किए, ये सिक्का इंडो ग्रीक की तुलना में बहुत अच्छे थे, यानी योग्यता की दृष्टि से बहुत अच्छे थे इनके जो सिक्के थे। अब आगे देखिए, ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए शुंग वंश के बारे में। भारत ने इंडो ग्रीक स्थापित करने में शकों की महत्वपूर्ण। अब आइए शक के बारे में। शुंग हो गया, अब शक जानिए। देखिए, भारत को क्या इंडो ग्रीक को विस्थापित करने में शकों को क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब जान लीजिए विस्थापित का क्या मतलब। देखिए, जो शक थे, ये भारत के इस क्षेत्र में क्या इनका जो था अपना एक नियंत्रण था। आप एक सेकंड रुकिए, इनका क्या था, नियंत्रण था। इनका जो है एक क्षेत्र में क्या इनका जो है नियंत्रण था। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्रों में इनका जो है इंडो ग्रीकों का नियंत्रण था। बाद में जो शक आए, इन शकों ने क्या किया, जो मध्य एशिया के से निवास करने वाले एक जनजातीय क्षेत्र थे, जो लूटपाट के लिए क्या ये शक जो होते थे ये जाने जाते थे, इन्होंने क्या किया, इन इंडो ग्रीकों को विस्थापित किया, वहां से निकाल फेंका, और उनके क्षेत्र पर इन्होंने क्या किया, अपना क्या नियंत्रण एक स्थापित किया। तो आप जानते हैं शक जो थे ये भारत में क्यों है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ये जो शक होते थे, ये लूटपाट करने वाले ये लोग होते हैं, इनका केवल काम एक ही होता था, लूटपाट करना। ये केवल लूटपाट ही करते थे। तो लूटपाट की दृष्टि से ये क्या हुआ, मध्य एशिया से क्या भारत आए। तो मैं यहाँ पर शक लिख दूं, इंडो ग्रीक के बाद शक। ये क्या लूटपाट वाली एक जनजाति थी, एक समुदाय था, जो क्या भारत में आक्रमण करते, और ये आक्रमण करते इंडो ग्रीक को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। ये इंडो ग्रीक को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, उनकी जगह ये ले लेते हैं। अब जानते हैं इनकी भूमिका के बारे में, शकों की भूमिका के बारे में। देखिए, भारत में इंडो ग्रीक स्थापित करने में शकों की महत्वपूर्ण भूमिका। यह मध्य एशिया जनजाति है, यह लूटपाट के लिए जाने जाते हैं। ये 100 ईसा पूर्व से लेके, देखिए 100 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक उनका शासन रहा। उत्तर भारत में के क्षेत्रों में, उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, उत्तर भारत के यानी जो हमारा पश्चिमी भारत है उसके क्षेत्रों में इनका शासन रहा। जैसे कि पंजाब, मथुरा एवं पश्चिम भारत के अधिकांश क्षेत्र, यानी पंजाब हो गया आपका, ये मथुरा हो गया, इन क्षेत्रों, उत्तर भारत के क्षेत्रों में क्या इनका जो है नियंत्रण रहा एक समय तक। ठीक है, अब आगे देखिए,
मालवा महाराष्ट्र तक क्या इनका जो नियंत्रण था, ऐसा पंजाब, मथुरा, मालवा, महाराष्ट्र करते हुए क्या इस तरह से क्या इनका नियंत्रण शकों की रहा। गुजरात एवं मालवा शकों के लंबे समय तक, यानी जो गुजरात आपका है, गुजरात और जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र शकों का लंबे समय तक क्या यहाँ पे शासन रहा, गुजरात एवं महाराष्ट्र। बाकी क्षेत्रों में क्या इनके समांतर कुछ लोग हुए जिन्होंने इनको विस्थापित किया। गुजरात शाखा संबंधी थे। रुद्रनामा 130 से लेकर 150 ईस्वी तक रुद्रनामा में जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झीलों का सुविख्यात नाम अधिकारी का पूर्णतः उद्धार का था उल्लेख मिलता है। पुष्पगुप्त तथा अशोक तुषा का इसी अभिलेख से चंद्रगुप्त एवं अशोक का सुदर्शन अभिलेख के बारे में जिक्र मिलता है। अब जानिए रुद्रगामा, यह अभिलेख संस्कृत में है। रुद्रगामा एक क्या है, एक अभिलेख है। ये क्या, ये एक प्रकार का अभिलेख है। अब सवाल उठता है कैसे अभिलेख है, ये एक ऐसा अभिलेख है जिससे हमें क्या चंद्रगुप्त एवं अशोक के सुदर्शन अभिलेख के बारे में क्या हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, ये जो अभिलेख है इसकी जो भाषा होती है संस्कृत भाषा इसकी होती थी। भाषा इसकी जो होती थी वो संस्कृत भाषा होती थी। इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। और ये कब लिखा गया था, ये 97 ईसा पूर्व से लेके 98 ईसा पूर्व तक इसकी क्या हमें क्या इसकी जानकारी मिलती है। इस बात का अब विशेष रूप से क्या आप ध्यान दीजिएगा। चलिए इस बात का आप क्या विशेष रूप से क्या आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब आइए, अब देखिए ठीक है, अब आगे देखिए मिलता 97-98 ईसा पूर्व में उज्जैन के विक्रमादित्य नामक शासन ने 97-98 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक विक्रमादित्य नामक एक शासन थे जिन्होंने क्या किया, शकों को पराजित किया। इन शकों का क्या किया, पराजित किया। और जब इन्होंने शकों को पराजित किया तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई। यानी 97-98 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, उज्जैन के एक शासक थे, उन्होंने क्या किया, मैं लिख दूं, उज्जैन के शासक, उज्जैन के शासक राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने शकों को पराजित किया। और इसके बाद क्या, शकों को पराजित किया। इसी के उपलक्ष्य में मैं लिख दूं विक्रम संवत की शुरुआत हुई। यानी विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, विक्रम संवत की जो शुरुआत है ये कैसे हुई, ये जो है 97-98, या मैं यहाँ लिख दूं 97-98 में इधर लिख दूं 98 ईसा पूर्व में क्या उज्जैन के शासक राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया। इसी के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। इसको आप नोट कर सकते हैं, एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में यह पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं चाहूँगा आप स्क्रीनशॉट ले लें। यदि किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊंगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, आप इसको जो है नोट डाउन करते चलिएगा। अब आइए, तो हमने क्या इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ लिया, शुंग के बारे में पढ़ लिया, शकों के बारे में पढ़ लिया, शक के बारे में हमने पढ़ लिया ना। ये मेरा हैंड रिटेन नोट्स है, मैं इसी पढ़ाता हूँ आप लोग को। मैं पढ़ के आप लोग का एकदम बैठ के एक एक चीज़ों का डिटेल में मैं नोट करता हूँ, ताकि टॉपिक वाइज जितने भी विषय हैं इनके बारे में आप पढ़ लें। अभी हम उत्तर भारत के बारे में पढ़ें कि उत्तर भारत जो है इसके बारे में हम पढ़ें किन किन शासकों का समाप्त हुआ। तो इंडो ग्रीक का आक्रमण हुआ, शुंग हुए, शक हुए,
अब पार्थियन के बारे में पढ़ते हैं। अब सवाल आता है पार्थियन कौन थे? पार्थियन भी थे। अब इसके बारे में क्या करते हैं, हम कुछ चीजों को पढ़ लेते हैं। हम क्या इसके बारे में कुछ चीजों को क्या पढ़ लेते हैं, पार्थियन कौन से थे। देखिए ये जो अब मैंने लिखवाया था ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, इसलिए मैं कहूँगा इसको आप नेग्लेक्ट ना करें, आप इसको क्या आप एक नज़र क्या आप ध्यान में इसको दें, ठीक है। तो पार्थियन के बारे में पढ़ लें। पार्थियन के बाद हम गोडोफनी शासकों के बारे में पढ़ लें। तो अब पार्थियन ईरान के रहने वाले, पार्थियन जो पार्थियन थे वो ईरान के रहने वाले थे। ये क्या हुए, ये 100 AD, AD यानी ईस्वी, ठीक है, ईस्वी, ठीक है, ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी यानी AD, एडो डोमिनी, मैं इसको एक जैसा कर दो, ईस्वी यानी एडो डोमिनी। तो ये क्या हुआ, 100 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी तक यानी 100 साल तक क्या ये इराक, ईरान है ना जो, हाँ आपका ईरान है, ईरान के ये क्या पार्थियंस थे जो इन्होंने इस समय आए और ये शकों को समांतर पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में शासन किया। यानी जब शकों का शासन था, जैसे ये भारत में मैं बना दूं, एक सेकंड रुकिए, जैसे आप इस तरह समझिए, एक सेकंड जरूर, ये मैप है थोड़ा सा बन जाने दीजिए। ये जो थे ना ये शकों के समांतर, जैसे मान लिया भारत है, अब ये क्या हमारा, ये हमारा जो है पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है, ये इराक है हमारा, ठीक है, इराक है। अब ये बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल, इधर तिब्बत चीन वाला क्षेत्र है, ये चीन है हमारा, ठीक। अब देखिए क्या हुआ कि ये वाला जो क्षेत्र था, जब शासन कर रहे थे, तो शक का जो शक थे इनका सर्वाधिक शासन इन क्षेत्रों में होता था। गुजरात के, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में इनका क्या बड़े पैमाने पर शासन होता था। इन क्षेत्रों पर इनका क्या बड़े पैमाने पर शासन था इन क्षेत्रों पर। इधर और भी इधर उधर पंजाब का थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा इधर भी शासन था, लेकिन सर्वाधिक शासन इधर ही था शकों का। जबकि इन्हीं के समांतर जो ईरानी थे, जो पार्थियन से पाकिस्तान में लंबे समय तक, जो पाकिस्तान है आपका, पाक है, मैं ऐसा लिख दूँ, पाकिस्तान में लंबे समय तक इन्होंने 100 वर्षों तक शासन किया। इनके समांतर होकर इन्होंने क्या किया, शासन किया। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, आप भूल मत जाइएगा। तो पार्थियंस के बारे आप ये जान लीजिए। और एक पॉइंट, ठीक है, ये पार्थियंस के बारे में जान लीजिए। फिर पार्थियंस समाप्त हो गया, मैं पार्थियंस लूँगा, पार्थियंस, ठीक है, ये पार्थियंस ये समाप्त हो गए, मतलब इनका शासन समाप्त हुआ। फिर उसके बाद आता है गोडोफनिस शासन, यानी गोडोफनिस नामक क्या एक शासन थे। अब ये शासन कौन थे, कहाँ के शासन थे, कैसे शासन थे। जब शकों का जब समाप्त हुआ पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, मैप के बना के आपको बता, जिसमें मान लीजिए ये भारत है, मान लीजिए आप एग्जाम्पल तौर पर, और ये हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा। तो अब जो है एक मिनट में इसको सही कर दूं। देखिए ये जो है मान लीजिए, ये भारत है, तो पाकिस्तान ये आपका हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, ये ईरान हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, और इधर तिब्बत वाला चीन हो गया, ठीक है, ये क्षेत्र है। तो जब इस समय जब हमारे पास शकों का शासन था, शकों का या उसका पार्थियन का, पार्थियंस, तो इस वाले क्षेत्र में किसका था, शकों का था, ठीक है, शकों का था। और यहाँ भी कहीं कहीं पंजाब, ये उज्जैन, इन क्षेत्रों में था, ठीक। अब जब ये शासक आए, तो इसी काल में शासन में संत थॉमस नामक ईसाई यात्री की भारत यात्रा, तो ये इनका इन क्षेत्रों में क्या शासन था। तो ये जो थे इन्हीं के शासन काल में सर थॉमस नामक ईसाई यात्री भारत आए। ये जान लीजिए, लोग कहते हैं कि ईसाई तब आए जब भारत में अंग्रेज आए। आज से लगभग 2100 साल पहले, यानी आज से लगभग 1900 साल पहले, सॉरी, आज से लगभग 1900 साल पहले ही क्या ईसाई आ गए थे भारत में। सर थॉमस नामक क्या ईसाई यात्री क्या उस समय पहले ही भारत में यात्रा कर चुके थे।
किनके समय में? गोडोफनिसस के शासनकाल में कर चुके थे। अब आइए अब कुषाण के बारे में देखिए, ये जो कुषाण है ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक पॉइंट याद कर रखिएगा कि जो इंडो ग्रीक थे इन्होंने सोने के सिक्के पहले सर्वप्रथम जारी किए थे, ये पश्चिमी पाकिस्तान उस क्षेत्र में जारी किए थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। और ये जो कुषाण हुए, जैसे कि हमारा जो क्षेत्र हुआ, इन्होंने भारत में इन्होंने क्या सोने के सिक्के जो जारी किए, वर्तमान भारत के क्षेत्रों में इन्होंने क्या सोने के सिक्के जारी किए। साथ में इनके जो सोने थे गुणवत्ता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे थे, इसके वजह कि ना कि उनका किनका हमारे इंडो ग्रीक का उतने अच्छे नहीं थे सोने के सिक्के। इस बात को क्या अब ध्यान दीजिएगा। अब चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूँ, ठीक है। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तक के लिए मैं इसको 2 मिनट में रुकिए, मैं इसको रेस कर दूं, ठीक है। और किसी भी प्रकार का यदि आपका डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका जवाब आपको मैं जरूर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपका कमेंट पढ़ लूँ जरा, आपका कमेंट देखो, नहीं 1 सेकेंड आप लोग रुके रहे। चलिए ठीक है, ठीक है, तो किसी का कोई कमेंट नहीं है। चलिए, तो अब जो है क्या करते हैं, अब जो है आगे इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। तो मैं एक बार फिर कहूँगा, ना समझ आए तो आप मुझसे पूछिएगा जरूर, मैं कमेंट में उसका रिप्लाई करता हूँ। अब जो है हम कुषाणों के बारे में क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। जरा आप रुके रहिए, आप रुके रहिए 1 सेकेंड, आप जरा रुक जाइए, ठीक है, ठीक। चलिए, अब कुषाण के बाद, कुषाण जो है ये इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दूँ कुषाण। अब हम कुषाणों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कुषाणों के बारे में 2-3 चीजें आपके बारे में मैं आपको बता, देखिए कुषाणों का जो शासन काल रहा 100 ईसा पूर्व से लेकर तो 300 ईसा पूर्व ईस्वी तक रहा। 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक रहा, ठीक है। तो इनका जो शासन रहा 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक क्या इनका जो है कुषाणों का क्या शासन रहा। आप इस बात को क्या ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, भारत पर 2 राज्य वंशों ने शासन किए, एक कडफिसन, 2 राजवंश का शासन रहा है, एक रहा कडफिसन, दूसरे थे हमारे कौन, एक थे कुषाण। इन 2 वंशों का सर्वाधिक शासन, यानी सर्वाधिक शासन इन्हीं का रहा शासन। और दोनों क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस चीज का आप विशेष रूप से क्या आप ध्यान दीजिए, दोनों इम्पोर्टेंट थे। अब इसके बारे में क्या कुषाणों के बारे में देखी जाने, भारत पर 2 राजवंशों का शासन, कडफिसन कडफिसस है, फिसस कर कडफिसस और क्या कनिष्क, इन दोनों राजवंशों का क्या शासन इनका रहा। अब आगे देखिए, शासन किया मध्य एशिया जनजाति जिस सूची इसको इसको मध्य एशियाई जनजाति सूची या जिसे सोखाड़ी भी कहा जाता है, मध्य एशिया के भूभाग से लेकर बनारस के क्षेत्र तक ये 3 नदी घाटियों तक फैलता है। यानी इनका जो भूभाग था ये क्या मध्य एशिया, जैसे मैं पूरा अगर एशिया का अगर मैं आपको मैप बना दूं, जैसे मान लीजिए पूरा ये एशिया का ये भारत लेते हुए फिर इधर अपना चीन, इस तरह मान लीजिए पूरा जो क्या एशिया है, पूरे एशिया जो आपका मध्य एशिया है, मध्य एशिया कुछ ऐसा लेते हुए ये भारत इतने क्षेत्र में क्या इनका जो था शासन कुछ इस तरह कुषाणों का फैला हुआ था, कुषाणों का क्या ऐसा फैला हुआ था, जिसमें इनका भारत में बनारस का उत्तर पूर्वी का जो हिस्सा है ना हमारा ये भारत है, ये इसका भारत मैसेज कर दूं आपका, जो हमारा भारत रहा तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कुषाणों के क्षेत्र में रहा, कुषाणों का इस पर क्या सर्वाधिक इनका नियंत्रण रहा। अब आगे देखिए, इनके पास 3 नदी घाटियां थी, कौन सा था, एक तो इधर सिंधु का हो गया, ठीक, दूसरा उन्होंने गंगा का हो गया, तीसरा जो मध्य एशिया जो था आपका यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है आक्सन नदी, ठीक है, घाटी मध्य एवं प्राचीन
क्या एशिया की ओर जाने वाला मार्ग कुषाणों के क्षेत्र का सर्वाधिक, यानी जो भारत से मध्य एशिया होकर होते हुए एक मार्ग जाता था। मैं फिर से अगर मैं बना दूं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे देखिए ये पूरा आपका एशिया है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका एशिया है, इस तरह से पूरा करते हुए मान लीजिए, एक मिनट, ये मान लीजिए आपका एशिया है। तो अगर आपका ये भारत अगर इस एशिया में अगर पड़ रहा है, इस एशिया में भारत पड़ रहा है, तो भारत से होकर एक क्या एक मार्ग जाता था जो मध्य एशिया को इनको जोड़ता था, जो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या मार्ग, ये किसके लिए होता था, ये किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग होता था, इनकी समृद्धि के लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्ग क्या यही मार्ग था किसान के लिए। तो इस बात का क्या आप विशेष रूप ध्यान दिया, यानी कुषाणों की समृद्धि का मार्ग के पीछे तीन ही कारण था। पहला गंगा सिंधु नदी और एक और नदी है अक्सर नदी, इन पर नियंत्रण था, इन नदी घाटियों पर नियंत्रण था। तो स्वाभाविक सी बात है कि अनाज अनाज की कमी नहीं होगी, अनाज की कमी नहीं होगी, पशुधन होगा, व्यापार होगा, व्यापार होगा इत्यादि पर इनका नियंत्रण होगा। और इन सभी पर इन पर नियंत्रण होगा तो सैन्य रूप से मजबूत होंगे, यानी आर्थिक रूप से जो मजबूत होगा सैन्य रूप से मजबूत होगा, और जो सैन्य रूप से मजबूत होगा वो हर चीज़ों से मजबूत होगा। ठीक है, उसका स्वाभाविक सी बात है, उसके साम्राज्य का इतना बड़े पैमाने पर क्या आपको विस्तार क्या आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात का ध्यान आप रखिएगा। चलिए अब आगे आप देखते हैं चौथी बौद्ध संगति आयोजन, यानी चौथी जो बौद्ध संगति, बौद्ध संगति यानी जो बौद्धों का आपस में विवाद होता था और चढ़ देते। चौथी बौद्ध संगति का जो आयोजन है ये कब हुआ था, ये क्या हुआ था, ये 78 ईसा पूर्व से लेके 101 ईसा पूर्व में। इसका ये डेट लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये जो है एमसीक्यू में पूछता है, एमसीक्यू नहीं सॉरी एमसीक्यू पे नहीं, ये डेट बेस्ड प्रश्न पूछता है, डेट बेस्ड। जो आपका डेट देता है ना पूछ लिखने के लिए कि बताओ 1526 में क्या हुआ था, या 1576 में क्या हुआ था, या 1556 में क्या हुआ था, इस तरह जो डेट देता है ना उसमें पूछता है हमेशा 78 ईस्वी में क्या हुआ था। अब पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देखो, हर साल पूछता है कि 78 ईस्वी में क्या हुआ था। तो इसमें बौद्ध संगति हुई थी और इसके साथ साथ क्या कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक अभिषेक होता है राजा, यानी वो राजा बना था कैसे कनिष्क। दो घटनाएं हुई थी, इसको आप है ना डेट के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करना इस डेट को। एक नंबर का हमेशा प्रश्न पूछता ही है, सुरक्षा दिया। और एक बात जान लिए, जो कनिष्क था, ये जो था जो कनिष्क था, इसने गंधार एवं मथुरा कला को संरक्षण दिया। कनिष्क विद्वानों को संरक्षण, जैसे कनिष्क ने बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण दिया, जैसे चरक हो गए, सुश्रोक हो गया, वसुमित्र हो गया, नागा अर्जुन हो गया, इन सभी के जैसे बड़े से बहुत विद्वानों को क्या कनिष्क ने क्या संरक्षण अपने शासनकाल में क्या दिया। तो ये भी एक तरह से आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है स्किप ना करें, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो है एमसीक्यू के रूप में तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक कंसेप्ट के रूप में इम्पोर्टेंट है। जब कभी प्रश्न पूछ दे लिखने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, इतने एबल जरूर हो गए कि आप क्या करें चीज़ों को लिख सकें। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुषाणों में सर्वाधिक शक्तिशाली के रूप में कनिष्क था, यानी जो कनिष्क था यह कुषाणों में सर्वाधिक शक्तिशाली यही था। कनिष्क जो था सर्वाधिक क्या शक्तिशाली क्या था, कनिष्क ही था, सब कुछ कनिष्क था। इसकी दो राजधानियां थी, एक थे पेशावर, दूसरा था मथुरा। पेशावर जो थे पूर्व पशु राजधानी थी, जबकि मथुरा क्या थी आर्थिक राजधानी थी। इसने दो नगर बनाए, एक बनाए कनिष्कपुर, कनिष्क 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 कनिष्कपुर जो वर्तमान जिसमें हम कश्मीर के नाम से जानते हैं, कश्मीर के नाम से हम जानते हैं। दूसरा इसने कौन सा नगर बनाया, सिरकप बनाया, सिरकप जिसे हम तक्षशिला के नाम से जानते हैं। तो इसने अपने से दो राजधानियां थी, एक था पेशावर दूसरा मथुरा। दो राजधानी में लिख दूं, दो राजधानी दो राजधानी दो राजधानी दो राजधानी थी, एक पेशावर पेशावर दूसरा मथुरा। इसने दो शहर बसाए, एक कनिष्कपुर जिसे वर्तमान कश्मीर, दूसरा सिरकप जिसे तक्षशिला कहते हैं। इसको आप क्या नोट करिए, आप नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है आप जो है इसे ले लीजिए, ठीक है।
आप इसे जो स्क्रीनशॉट आप इसे ले लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए। कुषाणों के कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की, और इन्होंने क्या किया, देवपुत्र की उपाधि धारण की। देवपुत्र की इन्होंने उपाधि धारण, मैं लिख दूं देवपुत्र की उपाधि धारण की। उपाधि क्या है ना, देवपुत्र की इन्होंने क्या उपाधि जो है धारण की। और आगे आप देखिए, देवपुत्र की, और इन्होंने दीनार नामक सोने के सिक्के जारी की। जो सोने सिक्के थे वो दीनार नामक सोने के सिक्के, दीनार नामक सोने के सिक्के इन्होंने ही जारी किए। दीनार है, झिनार नहीं है, दीनार है। ठीक है, दीनार नामक सोने के सिक्के जारी की। प्राचीन भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से कुषाण के सोने के सिक्के सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। शकों एवं कुषाणों के प्रभाव में भारत में लंबे कोट, पगड़ी, कुर्ता एवं पैजामा, चमड़े के जूते इत्यादि का प्रचलन हुआ। और शकों एवं कुषाणों के, जो कि भारत के नहीं थे, ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, तो इनके शासनकाल में ही क्या बड़े पैमाने पर कोट, पगड़ी, कुर्ता, पैजामा आदि का प्रचलन हुआ वेशभूषा में। कुषाणों ने ब्राह्मण धर्म से थे। जो कुषाण थे वो कुषाण जो शासकों ने ब्राह्मण धर्म जैसे वासुदेव एवं शासन का नाम बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। यानी जो जो कुषाण जो क्या थे, जो ये जो कुषाण थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया, जैन धर्म को भी संरक्षण दिया, और किसको दिया, बुद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। यानी जैन, बौद्ध और ब्राह्मण तीनों धर्मों का संरक्षण दिया, तीनों धर्मों का सम्मान करते हैं। और धीरे धीरे अब क्या, जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या समाप्त होने लगेगा, समाप्त होने लगेगा धीरे धीरे। क्या इन्होंने ब्राह्मण, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों को संरक्षण संरक्षण दिया, तीनों धर्मों को इन्होंने संरक्षण दिया। और धीरे धीरे क्या अब बौद्ध और जैन धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। अब ये क्या इनका धीरे धीरे उत्थान होने लगेगा, क्योंकि अब इन दोनों में फिर वही बुराइयां आ गई, मूर्ति पूजा, उपासना इत्यादि चीजें, वो बुराइयां आ गए। तो अब धीरे अब ये समाप्त होने लगे। बाकी ये अन्य देशों में ये प्रसिद्ध हो रहे थे, ये दोनों प्रसिद्ध हो, लेकिन भारत में धीरे धीरे क्या अब नीचे आने लगे। ऐसा ऊपर अब ऐसा ऐसा जा रहे थे, अब धीरे धीरे ऐसा ऐसा अब नीचे आएंगे। अब जो हिंदू धर्म था, अब धीरे धीरे क्या ये इस तरह से ऐसा बढ़ता हुआ अब जाएगा। ठीक है, आप ऐसा समझिए। अब आगे देखिए, अब जो है ये हमने कुषाणों के बाद अब हम शुंग वंश को पढ़ेंगे। तो जो शुंग वंश है, इसको हम क्या कल के वीडियो लेक्चर में क्या है, हम इसे जो है पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। यदि किसी प्रकार का डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में कहता हूँ, आप लोग के खुला हुआ है, आप कमेंट करें, उसमें किसी चीज़ का पूछें, मैं अगले वीडियो में आपके नाम के साथ क्या इसके सवालों का मैं जवाब दूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी हिसाब से हमारा जो तीसरा चैप्टर था समाप्त हुआ। चौथा चैप्टर का ये आपका जो है पार्ट 1 है। ठीक है, इसको भी 2-4 पार्ट में हम किसको खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।